आशीष और कानव दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2018 को इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी बच्चों। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 42,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड था 60,000, मिसेस आशीष का लोन था ₹9,000, कानव का लोन था ₹35,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड कह लीजिए ये था ₹20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था ₹4,000 और इन दोनों की कैपिटल्स थी 1,20,000 और 80,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस था 15,000, स्टॉक 24,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 40,000, प्लांट 2,10,000, इन्वेस्टमेंट 32,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 और बैलेंस शीट का टोटल था 3,70,000। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने क्या करा, अबव डेट को ही यानी 31 मार्च 2018 को ही अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया। आशीष ने कहा कि वो फर्नीचर को टेक ओवर कर लेगा एट ₹38,000। ये आशीष ले रहा है इसको और कितने में ले रहा है बच्चों, ₹38,000 में। उसने कहा कि वो अपनी वाइफ का लोन भी पे कर देगा। ठीक है बच्चों, डेटर से 18,500 अमाउंट रियलाइज हुआ है, तो डेटर से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो हुआ है ₹18,500। प्लांट से 10% अमाउंट ज़्यादा मिला है, तो 2,10,000 का 10% होता है 21,000, तो प्लांट से रियलाइज हुआ है बच्चों 2,31,000। ठीक है बच्चों, कानव ने 40% स्टॉक को, याद रखिएगा बच्चों 40% स्टॉक को, तो स्टॉक है टोटल 24,000 जिसका 40% निकालेंगे तो आएगा 9,600। ठीक है बच्चों, 20% कम वैल्यू पे लिया है, अब इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 1,920, उतना और कम कर दीजिए, यानी ये बचा 80, यहाँ बचा 15 - 9 is 6, 8 - 1 is 7। तो कानव ने 40% स्टॉक को, याद रखना बच्चों स्टॉक के केवल 40% को इस अमाउंट पे लिया है। कितने अमाउंट पे, 7,680 पे, और रिमेनिंग स्टॉक जो है वो 10% गेन पे बेचा गया है। अब 40% कानव ने ले लिया तो बचा हुआ स्टॉक है 60%, 24,000 का 60% होता है बच्चों 14,400। ठीक है बच्चों, और ये बेचा गया है एट अ गेन ऑफ 10%, तो इसमें 1,440 और ऐड करिए, यानी इन्हें बेचा गया है 15,840 का। इतना स्टॉक मार्केट में बेच दिया गया है एट अ गेन, ठीक है, ऑफ 10%। तो 40% कानव ने लिया 20% कम करके, बचा हुआ 60% बिक गया, और 40% और 60% मैंने 24,000 का निकाला है बच्चों। ठीक है, तो कुछ कानव ने ले लिया और कुछ जो है वो बिक गया है। ठीक है बच्चों, कानव ने इतने का लिया, बिका इतने का है 15,840 का। अब आगे कहा है बच्चों कि ट्रेड क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो ऐसा करने से बच्चों आपकी इन्वेस्टमेंट भी वो हो गई है, ये क्रेडिटर के पास चली गई हैं, और क्रेडिटर को क्योंकि इन्वेस्टमेंट मिल गई है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, इसकी हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनाए करते हैं जब भी क्रेडिटर किसी एसेट को टेक ओवर करते हैं, स्पेशली इन फुल सेटलमेंट, तो कोई एंट्री बनाई ही नहीं जाती, ना एसेट के बिकने की ना क्रेडिटर को पे करने की। ठीक है बच्चों, कानव ने कहा कि मैं डिसोल्यूशन का काम सारा कंप्लीट करा दूंगा और मुझे आप 12,000 जो है रेम्युनरेशन दे दीजिएगा। तो कानव जो है ₹12,000 का रेम्युनरेशन मांग रहा है। सही है बच्चों, और उसने कहा कि एक्सपेंसेस में मैं बियर करूंगा, और जो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे वो ₹8,000 के हुए थे। ठीक है बच्चों, तो हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स में वो केवल रेम्युनरेशन की करेंगे, एक्सपेंसेस के बारे में हम ये मानेंगे कि कानव ने खुद पे कर दिया है, तो इसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे इस 8,000 के लिए, हम सिर्फ 12,000 का ध्यान रखेंगे बच्चों। आपको क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है बच्चों,
और कुछ नहीं बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा तो जरा एक बार अपनी लायबिलिटीज़ पे नज़र डाल दीजिए बच्चों। ये जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है इसे रिलेशन में डाल के क्लोज जरूर किया गया होगा, मगर इसके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मानिएगा कि ये पूरा पेमेंट करना पड़ा है हमें। कानव का जो लोन है वो वैसे भी रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता, और पे भी होगा तो सेपरेटली पे होगा, तो इसका रिलेशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिलेशन अकाउंट में तभी जाता जब उसके अगेंस्ट कोई क्लेम होता। फिलहाल कोई क्लेम था नहीं, तो ये वैसे भी रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, तो पे भी नहीं करना आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया जाता है, इसे आगे पे नहीं करना होता है। तो बस एक ईपीएफ एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको आप अपनी तरफ से पूरा पे कर दीजिएगा। एसेट साइड में अगर देखा जाए तो सारी एसेट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है। स्टॉक के बारे में स्पेशली कुछ खास बता रखा है कि कानव ने भी टेक ओवर किया और बिका भी है। 40% कानव ने टेक ओवर किया, 60% बिक गया। डेटर से कितना मिला बता रखा है, फर्नीचर को आशीष ने लिया है बता रखा है, प्लांट से कितना मिला बता रखा है, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिटर को देना पड़ गया ये भी बता रखा है ना बच्चों। तो आइए अब बना लेते हैं हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट, और हमसे क्वेश्चन में केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही मांगा ही गया है। ठीक है बच्चों, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट या पार्टनर लोन अकाउंट बनाना भी नहीं है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले अपनी एसेट्स को क्लोज करिए। एसेट्स में स्टॉक को क्लोज करना है, डेटर्स को क्लोज करना है, फर्नीचर को क्लोज करना है। आप लिखिएगा टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर। ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट ऐसे लिखिएगा। प्लांट को भी क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, और इन्वेस्टमेंट को भी क्लोज करना है। बैंक को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ दीजिएगा, इनके अलावा बाकी सारी एसेट क्लोज हो गई। लायबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स को भी क्लोज करना है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को भी क्लोज करना है। लिखिएगा बाय ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट, बाय ईपीएफ अकाउंट। मिसेस आशीष का लोन भी क्लोज करना है, कानव का लोन क्लोज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं क्लोज करना है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको डायरेक्ट पार्टनर में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, और कैपिटल क्लोज करते नहीं है। आइए इनके अमाउंट लिख लेते हैं। अभी इनकी बुक वैल्यू भी लिखिएगा बच्चों। इनसे कितना पैसा रिलाइज हुआ या कितना पैसा देना पड़ा वो हम यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फर्नीचर में 40,000 और प्लांट में 2,10,000, इन्वेस्टमेंट में 32,000, क्रेडिटर्स में 42,000, ईपीएफ में 60,000, मिसेस आशीष के लोन में 9,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 4,000। अब आ जाते हैं बच्चों नीचे के पॉइंट्स पे। ठीक है बच्चों, जो पॉइंट नीचे दे रखे हैं तो उनमें बच्चों जो पहला पॉइंट था कि आशीष ने फर्नीचर टेक ओवर किया है, तो यहां लिखिए बाय आशीष कैपिटल, जितने का उसने फर्नीचर टेक ओवर किया है। जो अपनी वाइफ का लोन वो टेक ओवर कर रहा है तो वो यहां पे लिख लीजिए आशीष कैपिटल, और यहां लिख दीजिएगा 9,000। डेटर से जो पैसा मिला उसको बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में डेटर लिख दीजिएगा 18,500। प्लांट से जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है उसे जोड़कर आप यहाँ लिख दीजिएगा प्लांट, और बाय बैंक करके 2,31,000। 210 में 21,000 जोड़ेंगे तो 231 आ जाएगा बच्चों। कानव ने जो टेक ओवर किया था बच्चों वो स्टॉक, उसको लिख लीजिए। कितना अमाउंट आया था बच्चों याद है? 9600 में से हमने 1920 माइनस किया था तो 7680 आया था, और बचा हुआ जो स्टॉक था वो बिक गया था तो उसको बाय बैंक लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में स्टॉक मेंशन कर दीजिएगा। और ये बिका था 15,840 का। 14,400 में 1440 ऐड करा था क्योंकि वो 10% गेन पे बेचे गए थे। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट जो टेक ओवर करी थी उसकी कोई रिकॉर्डिंग आप रिलेशन अकाउंट में नहीं करेंगे, और कानव को जो आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे टू कानव्स कैपिटल ₹12,000। 8,000 का एक्सपेंस अब वो खुद बेयर कर रहा है, खुद पे कर रहा है, हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है।
फिर मैंने बताया था आपको कि स्टॉक का हो चुका, डेटर का हो चुका, फर्नीचर का हो चुका है ना बच्चों, प्लांट का भी हो गया, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया। तो एसेट का तो सारा हिसाब किताब हो गया है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पर अच्छा क्रेडिटर का भी हो गया था क्योंकि उसने टेक ओवर किया था इन्वेस्टमेंट को। मिसेस आशीष के लोन का भी हो गया था। IFR हमें पे करना नहीं होता, लेकिन EPF का नहीं हुआ था तो उसे आपको पे करना होता है। तो टू बैंक अकाउंट लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में EPF लिख दीजिएगा, पूरा 60,000 पे कर दीजिएगा। सही है बच्चों। अब देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो देख लेते हैं बच्चों। हमारी जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल आएगा 42,000 और 60 होता है 1,02,000 और 9 111 और 4 115, 115 और 38 होता है बच्चों 153, 153 और 18 होता है 171, 171 500 यहाँ तक, 171 500 और 2 371 500, 372 500, 402 500, 409 500, 410 180, 410 180, 425 180, ठीक है बच्चों, और 425 980 और 426 020। तो 426020 ये आ रहा है इस साइड का टोटल। देखते हैं इतना ही आना चाहिए। अभी डेबिट साइड का देख लेते हैं। 24 और 19 होता है बच्चों 43 और 40 83, 83 और 210 होता है बच्चों 293, 295, 325, 334, 346 और 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 406। तो 406 ये आ रहा है बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 20020। तो हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी आ रही है। कितनी बड़ी आ रही है 20,020। तो जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए बच्चों 426020, 426020 और यहाँ लिखिए टू गेन, लिखिएगा ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू कानव्स कैपिटल अकाउंट 20020 को जब आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे ना बच्चों, ये टोटल अगर ना दिख रहा हो तो बच्चों ढंग से देख लीजिए। ये रहा 20,020 को 3:2 के रेशियो में बांट दीजिएगा तो 12,012 और 8,008 आ जाएगा। 12,012 ऐसे लिखते हैं, 8,008 ऐसे लिखते हैं और बस हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ना बच्चों कंप्लीट। आगे एक एक बात समझ में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। EPF का ध्यान रखना जरूरी था, स्टॉक वाले पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी था कि हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम रेम्यूनरेशन ऑलरेडी पे कर रहे हैं कानव को, तो हम सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय कानव, दैट्स वाई दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। और अब आप जो है यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है वो मैंने कहाँ से लिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक TS Grewal, एडिशन है 2024।